Hello everyone, thanks for watching my earlier video. So now today also we are continuing the same subject, that is strength of material. Now today's question from MPSC 2012 mains paper 1 is calculate the maximum stress acting on the cross section of following element. So here one section of the beam is given and we have to calculate maximum stress. So this question comes under the category of prismatic bar subjected to axial force. There are two types of section, prismatic section or non-prismatic section. In prismatic bar, throughout the cross section, the dimensions of the bar remains same. For example, this is one rectangle. This is prismatic figure. Or we can say it is a prismatic section because along the whole cross section its dimensions are same, length, width or height, whatever. But if we consider this type of section, right, so this is non-prismatic section because here we can see its width is getting decreased along the section. And what is axial force? So axial force is nothing but it can be compressive or tension. Axial force can be compressive or can be tensile. So along the axis the force which is acting is called as axial force. So here two terms are important, axial force and prismatic section. So if prismatic bar is given and axial force and it is subjected to axial force, so we find stress is equal to force upon area. This force is the axial force which is acting on the section, and strain is equal to this change in length upon original length if L is the original length given. Okay, and then we find Young's modulus of elasticity, stress upon strain, which is equal to PL upon E. We all know up to this only. Now what are the limitations? हम ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? सो ये फॉर्मूला यूज करने की कुछ लिमिटेशंस है. ये फॉर्मूला यूज करने की कुछ लिमिटेशंस है. तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि हमारा जो भी सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए. प्रिज्मेटिक होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि उसके थ्रू आउट द सेक्शन उसके डायमेंशंस सेम होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए. और सेकेंड लिमिटेशन है कि लोड अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब हुक्स लॉ वैलिड होने तक, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होने तक. और थर्ड लिमिटेशन है कि ग्रेजुअल लोड ही हम अप्लाई कर सकते हैं. इम्पैक्ट लोड में क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, तो इसलिए ग्रेजुअल लोड तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं और तभी हम ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू PL अपॉन E यूज कर सकते हैं. तो ये तीन लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है. अब इसमें जो ये AE हमें दिख रहा है इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में, इस AE को एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं. और अगर इस AE को अगर मैं L से डिवाइड कर दूं तो उसे एक्सियल स्टिफनेस बोलते हैं. और अगर हम इस AE बाय L का इनवर्स ले, अगर मैं L अपॉन AE लिख लूं तो इसी को मैं एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी बोलती हूँ. ओके, तो ये टर्म्स तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं. AE एक्सियल रिजिडिटी, AE बाय L एक्सियल स्टिफनेस और L अपॉन AE इज एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ओनली. एक्सियल रिजिडिटी का डिफॉर्मेशन पे कैसे फर्क पड़ता है? तो अगर हमारे बीम की एक्सियल रिजिडिटी ज्यादा है, अगर मैं एक्सियल रिजिडिटी बीम की बढ़ा रही हूँ तो वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आइदर मैं क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करूंगी और दूसरा मटेरियल यूज करूंगी जिसका E ज्यादा है. तो अगर मेरा एक्सियल रिजिडिटी बढ़ता है तो AE बाय L क्या होता है? एक्सियल स्टिफनेस, तो मेरा स्टिफनेस भी बढ़ेगा. और अगर मेरा स्टिफनेस बढ़ रहा है तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बीम की कम हो जाएगी क्योंकि स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी. तो इससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो है बीम का वो कम होगा. ये ऑब्वियस बात है कि अगर रिजिडिटी ज्यादा है तो वो बहुत बीम में डिफॉर्मेशन इतना इजीली नहीं होगे. तो अगर रिजिडिटी बढ़ाएंगे हम बीम की तो डिफॉर्मेशन कम होगी. और अगर हमारी बीम की एक्सियल रिजिडिटी इनफाइनाइट है तो उसे हम परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगती है. इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है? तो इसमें हम समेशन ऑफ फोर्सेस, जो भी हो, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो या समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो, उससे इक्वल टू 0 करते हैं. और कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या यहाँ पर यूज करते हैं हम कि उसका जो भी डेल्टा L है वो 0 होगा. तो अब इसका मतलब क्या है
यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फिक्स सपोर्ट है और इन दो फिक्स सपोर्ट के बीच में यहाँ पर दो अलग अलग टाइप नहीं सेम मटेरियल, ये अगर हम दोनों का सेम है तो मटेरियल सेम है पर क्रॉस सेक्शन अलग है, तो ऐसे दो सेक्शंस यहाँ पे दिए हैं। पर ये दोनों भी फिक्स बीम में के बीच में है, तो इन दोनों के डिफॉर्मेशन जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड को बीम को मतलब तोड़ के बाहर तो नहीं जा सकते अगर इसमें कुछ इलोंगेशन वगैरह हो रहा है तो ये इसका टोटल इलोंगेशन जो होगा वो 0 होगा। डेल्टा एल फॉर ए बी प्लस डेल्टा एल फॉर बी सी इज इक्वल टू 0 होगा। टोटल इसमें जो भी डिफॉर्मेशन है वो 0 होगा। इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पार्ट बी पर एक फोर्स P लगाया है, इसकी वजह से इसके रिएक्शन में रिएक्शन फोर्सेस इंड्यूस हो गए। यहाँ पर आरए रिएक्शन जो कि इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर आरबी रिएक्शन। यहाँ पर दो चीजें और हमें याद रखनी चाहिए। मैं टेंसाइल फोर्सेस पॉजिटिव लूंगी और कंप्रेसिव फोर्सेस नेगेटिव लूंगी। नाउ व्हाट आर टेंसाइल फोर्सेस? टेंसाइल फोर्सेस मतलब जो कि अवे फ्रॉम द सेक्शन होगी और कंप्रेसिव फोर्सेस मतलब जो कि टूवर्ड्स द सेक्शन होगी, राइट। अभी अगर ये मेरा सेक्शन है और यहाँ पर आरए इज अवे फ्रॉम माई सेक्शन, दिस इज माई सेक्शन ए बी, ओके। ये सेक्शन अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ और आरए यहाँ पर अवे फ्रॉम द सेक्शन है तो मेरा आरए टेंसाइल होगा, तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगी। और वही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोर्ट सी पर आरबी इज टूवर्ड्स द सेक्शन, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेक्शन एरो, सो मैं आरबी नेगेटिव लूंगी, इट विल बी माई कंप्रेसिव फोर्स। अब मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स निकाले हैं, सेक्शन ए बी और सेक्शन बी सी। आरए इज अवे फ्रॉम द सेक्शन, तो आरए यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द सेक्शन है, यहाँ पर भी। और आरए फिर क्या हो गया है मेरा टेंसाइल फोर्स, ओके, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द सेक्शन। और बीसी में यहाँ पर ये टूवर्ड्स द सेक्शन है, बीसी टूवर्ड्स द सेक्शन है, तो बीसी ये मेरा बीसी पर कौन सा फोर्स लग रहा है? कंप्रेसिव। बट बोथ आर एक्सियल फोर्स। नाउ इट में बी टेंसाइल और कंप्रेसिव बट बोथ आर एक्सियल फोर्स। अब यहाँ पर मैंने पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 किया, तो आरए प्लस आरबी सी लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्सेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन से फोर्स जा रहे हैं? आरए और आरबी, तो आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू P जो कि राइट हैंड साइड में जा रहा है। और वी कैन से टेंसाइल फोर्सेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्सेस। तो ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। यहाँ पर मेरी जो ओवरऑल डिफॉर्मेशन हो रहा है वो 0 है, सो ओवरऑल जो भी है लेंथ बढ़ नहीं रही है ना मेरे बीम की, और बढ़ भी रही है तो वो ए बी और बी सी ये दोनों में नलिफाई हो जाएगा, पर वो सपोर्ट्स के बाहर नहीं जाएगा। सो टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल in the section, this overall section AC is equal to 0, which is equal to this delta AC is what? It is delta AB plus BC. So this delta AB plus delta LBC is equal to 0. इसे हम और अच्छी तरह से लिख लेते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है? PL अपॉन AE। तो सेक्शन AB में कौन सा फोर्स लग रहा है? RA, जो कि टेंसाइल है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। सो RA और लेंथ क्या है सेक्शन ए बी की? एल, क्रॉस सेक्शन एरिया और जो भी एक्सियल रिजिडिटी है दैट इज ए, प्लस डेल्टा एल बी सी पी एल अपॉन ए फॉर बी सी सेक्शन। नाउ यहाँ पे फोर्स पी क्या होगा मेरा, और वॉट एवर फोर्स ओनली इस बी सी सेक्शन में वो है आर बी, बट इट इज कंप्रेसिव। सिंस इट इज कंप्रेसिव सो आई विल गिव नेगेटिव साइन टू आर बी। रिएक्शन आर बी इज माइनस आर बी, एल लेंथ और इसकी एक्सियल रिजिडिटी है 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है आर ए की वैल्यू P/3 और आर बी की वैल्यू 2P/3। सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर मैंने बस एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाया एंड आई गॉट हियर आर ए इज इक्वल टू P/3 एंड आर बी इज इक्वल टू 2P/3। ना अगर मुझे किसी ने भी पूछा कि स्ट्रेस एट सेक्शन ए बी क्या होगा, तो मुझे कुछ नहीं, बस आर ए अपॉन ए करना है। सो विच विल बी P/3A।
और अगर मुझे कोई पूछता है डिफॉर्मेशन एट बी क्या होगा, सो आई कैन चूज एनी वन। यहाँ पे मैं आर ए के थ्रू भी निकाल सकती हूँ डिफॉर्मेशन एट बी और आर बी के थ्रू भी निकाल सकती हूँ। सो इफ आई टेक आर ए एल अपॉन ए, सो आर ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी पी बाय 3 एल अपॉन ए। सो इन दिस वे अगर हमें फोर्सेस पता चल गए बीम में कौन से सेक्शन पे क्या फोर्स लग रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से फोर्सेस निकाले जाते हैं। सो अब हम जाएंगे हमारे एमपीएससी के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा गिवन सेक्शन था। सो हमें इसमें 3 पार्ट्स कर लिए हमने इसके, क्योंकि 4 टाइप के फोर्सेस दिए हैं। मैं इसे नाम दे दूंगी यहाँ पे ए, बी, सी, डी। तो मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन बना लिए है, सेक्शन 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और हर सेक्शन पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगी, और जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, हमें मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है तो वो हमें कैलकुलेट करके देना है। तो सेक्शन 1, 1 अगर मैं कंसिडर करूं, तो सेक्शन 1, 1 के मैं लेफ्ट साइड भी देख सकती हूँ और राइट साइड भी, बट लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक फोर्स है P1, इसलिए कभी भी सेक्शन के उस साइड में देखना जहाँ पे मिनिमम फोर्सेस है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिर्फ एक फोर्स है P1। सो अगर मैं वो लू तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू P1 अपॉन ए। पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेक्शन है, P1 इज अवे फ्रॉम द सेक्शन, सो इट इज टेंसाइल। ओके, so it will be equal to force stress is equal to force P1 upon A। P1 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, जो कि है 45 किलो न्यूटन, पर ऑप्शन में सब न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमें सब ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं उस फोर्स को पहले ही न्यूटन में कन्वर्ट कर लूंगी। सो दिस विल कम लाइक 2.25 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो स्ट्रेस की वैल्यू आ गई सेक्शन 1, 1 पर 2.25 न्यूटन, सॉरी ओनली न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अगर मैं सेक्शन 2, 2 देखूं, सेक्शन 2, 2 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में P3 की वैल्यू नहीं दी है, लोड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स P3, इट इज नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, क्योंकि हमें P1 की वैल्यू भी पता है, P2 की भी। तो अगर मैं सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, तो यहाँ पे P1 इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, so it will be positive. Okay, P1 is positive, but P2 is going towards the section, so P2 will be negative. It is compressive. So P1 minus P2 वैल्यूज पुट की यहाँ पे हमने P1 और P2 की, इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई है 20 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। अब यहाँ हम निगेटिव साइन भी देख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी कंप्रेसिव। ओके, और यहाँ पे फोर्स आ गया टेंसाइल। सेक्शन 3, हम अगर देखें, तो सेक्शन 3 में हम राइट हैंड साइड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है राइट हैंड साइड में। तो जहाँ पे मिनिमम फोर्स है वो साइड हम देखेंगे। तो P4 में हमारा फोर्स P4 इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन विच इज टेंसाइल, एंड वी विल टेक P4 पॉजिटिव। तो P4 अपॉन ए, सेक्शन 3 पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। P4 की वैल्यू हमने पुट की, और इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट इज टेंसाइल। सो इस पर से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही है 20 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। तो हमारा इस तरह से हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम स्ट्रेस। सो आज हमने एक न्यू कंसेप्ट सीखा, विच इज प्रिज्मेटिक बार अंडर subjected to axial force. If you like this video, please share to all your civil engineer friends and subscribe my channel Civil Engineering Concepts. And for short notes of today's video, please follow civil_concept_777 on Instagram. Thank you.